जो देश की संसद होती है, जो देश की व्यवस्थापिका होती है। भिन्न भिन्न देशों में केंद्रीय विधान को भिन्न नाम से संबोधित किया जाता है। जिस प्रकार से भारतीय संघ केंद्रीय विधान को संसद के नाम से संबोधित किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, स्वीडन में संघीय सभा के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से जापान का जो केंद्रीय विधानमंडल है, जो देश की संसद होती है, व्यवस्थापिका होती है, उसे डाइट के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रिटिश संसद की भांति जापान की डाइट के भी दो सदन होते हैं। नंबर 1 प्रतिनिधि सभा, यह जापान की डाइट का नियम सदन माना जाता है और इसके सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार का आधार प्रदेश सत्ता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। कुल सदस्य संख्या 480 होती है और जिनका कार्यकाल करीब 4 वर्ष माना जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशंस के आधार पर सम्राट के द्वारा प्रतिनिधि सभा को सदस्यों को बदल किया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए बहुत सारी योग्यताएं होनी चाहिए। उसी प्रकार से जापान की डाइट का केंद्रीय सदस्य सभासद के नाम से जानते हैं। यह डाइट का द्वितीय सदस्य माना जाता है। इसमें कुल सदस्य संख्या 252 होती है, जिसमें 152 सदस्य भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र इलेक्टेड होते हैं। इस प्रकार से पूरे देश को 46 से निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है और बाकी जो सदस्य होते हैं वे सूची प्रणाली के आधार पर इलेक्टेड होते हैं। सभा सदन जापान की डाइट का एक स्थायी सदन माना जाता है, अर्थात सम्राट के द्वारा किसी सदस्य को बंद नहीं किया जा सकता है। सभा सदन के सदस्य जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रति 3 वर्ष के पश्चात एक नए सदस्य पद नियुक्त हो जाते हैं और वे साल में एक नए सदस्य इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। सभा सदन का अपना पदाधिकारी होता है, एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है और जिस कार्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य के बड़े को कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, उसी प्रकार से सभा सदस्य के लिए बहुत सारी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। लगभग दोनों ही सदनों की समान योग्यता हो जाती है, केवल अंतर एक ही हो जाता है कि जहां प्रतिनिधि सभा के सदस्य की जो न्यूनतम एज होती है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के लिए बन सकता है। उसी प्रकार से सभा सदन के लिए सदस्य बनने के लिए, प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए उसे कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अर्थात 30 वर्ष की आयु से कम वाला व्यक्ति सभा सदन के लिए प्रत्याशी लेकर चुनाव लड़ सकता है। अब बात करते हैं जापान के डाइट की बात करते हैं। जिस प्रकार से ब्रिटिश संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा, अमेरिकी संविधान के द्वारा देश की व्यवस्थापिका को व्यापक अधिकार शक्तियां दी गई है, उसी प्रकार से जापान के नए संविधान के द्वारा, जिसे सोवियत संविधान के नाम से जानते हैं, जिसे 347 साल पहले था, उस संविधान के द्वारा जापान में डाइट को बहुत सारे व्यापक अधिकार शक्तियां प्रदान की गई है, जिनका वर्णन क्रांति में किया जाता है। यद्यपि जापान की जो डाइट होती है वह ब्रिटिश संसद की भांति संपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि ब्रिटेन में देश की संसद के संपूर्ण होने के कारण दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। पहला कारण यह है कि देश का संविधान रचना संविधान होता है, अर्थात ब्रिटेन में सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया और संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को अंतर्गत किया जाता है, अर्थात देश की संसद के द्वारा जिस विधि से कानून बनाए जाते हैं उसी विधि से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, इसलिए भारतीय संसद संपूर्ण होती है। और दूसरा लैक ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण निकला जाता है कि ब्रिटेन में न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था का अभाव पाया जाता है और सिर्फ ब्रिटिश संविधान के द्वारा एक आदमी शासन प्रणाली बनाया गया है, इसलिए पूरे देश के सभी प्रकार की आवश्यकताओं का निर्माण करने का काम ब्रिटेन में संसद जो कहता है, इसलिए भारतीय संसद संपूर्ण होती है, लेकिन जापान की डाइट संपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि वहां पर देश का संविधान होता है, कठोर संविधान होता है और इसके साथ साथ वहां पर न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात डाइट के द्वारा निर्मित किसी भी कानून में संविधान की धारा होता है, किसी संविधान धारा होता है, तो इस कानून की व्यवस्था के आधार पर उन्हें न्याय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं जापान की डाइट को कौन सी शक्तियां दी गई हैं, कौन से अधिकार दिए गए, जिनका वर्णन अंतराल के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1, पहली तो बात जाती है विधायी की बात करते हैं। ब्रिटिश संसद ने कहा कि जापान की डाइटों की विधायी क्षेत्र में, विधि निर्माण के क्षेत्र में, व्यवस्थापन के क्षेत्र में बहुत सारे अधिकार शक्तियां प्रदान की गई हैं। यद्यपि सभी जो साधारण विधेयक होते हैं, साधारण लागू विधेयक होता है, जिन विधेयक का किसी प्रकार के आवेश नहीं होता है, अर्थात जो धन से संबंधित विधेयक नहीं होते हैं, इस प्रकार के विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। तो जापान में जितने भी जो साधारण विधेयक होते हैं, जो एक्ट के विधेयक होते हैं, वे जापान की डाइट संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं और दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद उसे पारित हो जाता है, विधेयक का रूप ले लेता है। तो कहने का होता है, प्रोसेस ये होता है, इस तरह का कोई साधारण विधेयक यदि सबसे पहले उसे प्रतिनिधि सभा को प्राप्त कर जाता है, तब पश्चात उसे विचारण, अनुमोदन, द्वितीय सदन सभासद के पास भेजा जाता है। सभा सदन के सदस्य के द्वारा उस विधेयक के बारे में लगभग 60 दिन तक, लगभग 2 माह तक उस विधेयक के बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है। इस अवधि में सभा सदन के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो उस विधेयक को अस्वीकार करना होता है या उस विधेयक के बारे में
अपने कुछ सुझाव देने का उससे अधिकार सुझाव दिए जा सकते हैं। लेकिन सार्थक करने के बाद अगर मान लीजिए सभा सदस्य के द्वारा दिए गए सुझावों से प्रति सभा सहमत नहीं होती है या सभा सदस्य से विशेष किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि प्रति सभा के सदस्य के द्वारा अपने वोट के बहुमत से उस विधेयक को पुनः पारित करता है तो वह सम्राट की स्वीकृति काम हो जाता है। तो अंतिम साधारण नियम के बारे में अगर बात की जाती है तो अंतिम जो पावर शक्ति होती है निर्णायक शक्ति प्रति सभा की होती है, अर्थात ब्रिटिश संसद की हाउस ऑफ कॉमन्स की बात अंतिम निर्णायक शक्ति होती है, वह प्रति सभा के राष्ट्रीय सभा के पास नहीं होती है। कहने का यह था कि जापान के डाइट के द्वारा जो पहले से चले आ रहे कानून होते हैं, इस सभी प्रकार के कानून को निरस्त करने का रद्द करने का रजत पावर होती है, वह डाइट के पास होती है और नए नए कानून बनाने का कार्य भी जापान के डाइट के द्वारा किया जा सकता है। अर्थात विधि निर्माण के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद की बात जापान के डाइट को भी बहुत सारे अन्य अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वहां के डाइट सबको मिलती सर्वस्वी होती है। इसलिए पहली बात हो जाती है पुराने जितने भी जो कानून चले आ रहे हैं इसका अधिकार को संशोधित करना है, उन्हें रद्द करना है, निरस्त करना है, रद्द करना है और उनके साथ किसी नए कानून निर्माण करने की पावर होती है, वह डाइट के द्वारा काम किया जाता है। इसलिए जापान के डाइट के द्वारा संविधान की सीमा रखते हुए विभिन्न प्रकार के नए कानून बनाए जाते हैं और पुराने कानूनों को समाप्त करने का काम भी जापान के डाइट द्वारा किया जाता है। दूसरी बात करते हैं प्रशासनिक क्षेत्र की बात करते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में जापान की डाइट को बहुत सारे अधिकार दिए गए। कहना यह है कि यदि जापान की डाइट होती है, देश की व्यवस्था भी होती है, संसद होती है, लेकिन विधायी क्षेत्र के से प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे अधिकार दिए गए। पहला जो अधिकार दिया गया है नंबर 1, जापान में प्रधानमंत्री का जो मनोनयन किया जाता है वह डाइट के द्वारा किया जाता है। जब भी प्रतिनिधि सभा के चुनाव होते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि सभा के चुनाव के बाद जब 40 दिन की अवधि के बाद अर्थात इलेक्शन के 30 दिन के बाद जब प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जापान में प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनयन की प्रक्रिया चलती है, वह डाइट के द्वारा की जाती है। डाइट के दोनों सदनों के द्वारा उनकी नियुक्ति को किया जाता है। लेकिन यद्यपि जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में सम्राट अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है। उसके लिए उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना होता है जिससे को डाइट के द्वारा मनोनयन किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। लेकिन कई बार जब प्रधानमंत्री पद को लेकर के प्रतिनिधि सभा और सभासद अर्थात जापान की डाइट के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे दोनों सदनों की जो संयुक्त समिति होती है उसे पास भेज दिया जाता है। लेकिन संयुक्त समिति अगर दोनों सदनों में आपस में समझौता कराने में सफल नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही डाइट के द्वारा मनोनीत मान लिया जाता है और सम्राट के द्वारा उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। तो कहने का था कि प्रशासन क्षेत्र में भी डाइट बहुत सारे तरह के पहला जो महत्वपूर्ण काम किया जाता है प्रधानमंत्री का जो मनोनयन किया जाता है वह डाइट के द्वारा किया जाता है और जो प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल सदस्य होते हैं वे सभी संसदीय डाइट के सदस्य होते हैं, क्योंकि ब्रिटिश संविधान की बात जापान में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ये होती है कि व्यवस्था का कार्यपालक सदस्य पाया जाता है, अर्थात जो कार्यपालक सदस्य होते हैं वे व्यक्तिगत रूप से अपने विभाग के प्रति और सामूहिक रूप से डाइट के प्रति, व्यवस्था के प्रति, संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं। इसलिए कोई भी अगर देश का प्रधानमंत्री के विरुद्ध जापान की डाइट के द्वारा कोई एक शर्त का प्रस्ताव कर दिया जाता है तो संपूर्ण मंत्री को त्यागपत्र देना ही होता है। अधिकांश कहने में था कि जब भी देश में मंत्री के अधिवेशन होते हैं, ब्रिटिश होती हैं, तो इन अधिवेशनों के दिनों में जब डाइट के अधिवेशन होते हैं, सरकार के अधिवेशन के दिनों में किसी भी मंत्री के विभाग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को डाइट से पूछा जा सकता है और समग्र विभाग का जो मंत्री होता है उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए वह जवाबदेही होता है, अधिकृत होता है। कोई भी मंत्री डाइट के सदस्य के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में अधिवेशन के दिनों में डाइट के द्वारा मंत्री से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन डिपार्टमेंट से जो नीति होती है स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार की जो मांग की जाती है तो उनका दायित्व इस प्रकार की नीति को स्पष्ट करने का भी मंत्रिमंडल से किया जाता है। और कानून को प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है और उनके अधिकार जो काम किया जाता है उनका भी आलोचना के लिए काम भी इसके द्वारा किया जाता है। तो डाइट स्वतंत्र हैं, उन्हें प्रशासन क्षेत्र में अपना अधिकार शक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ साथ अगर कहीं बात की जाती है, अगली बात की जाती है कि मंत्री संविधान जो सुनते हैं वे सभी डाइट के प्रति जवाबदेही उत्तरदायी होते हैं। डाइट ने अगर मान लीजिए सरकार से विश्वास का प्रस्ताव कर दिया है तो पूरे देश में अपदस्थ कर दिया है, अर्थात देश का प्रधानमंत्री से त्यागपत्र देना ही होता है और दोबारा देश का चुनाव कराए जाते हैं। तीसरी जो बात करते हैं, तीसरी बात की बात करते हैं
या शासन शक्ति का उपयोग देता है तो ऐसी स्थिति में उसके प्रति मानवीय की प्रक्रिया के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से विदेश क्षेत्र में भी जापान की डाइट को बहुत सारे अधिकार शक्तियां दी गई है। प्रतिवर्ष जापान की डाइट के द्वारा आय का निर्णय देता है और बिना डाइट की स्वीकृति बिना डाइट के अनुमोदन के किसी भी नवीन स्कीम को लागू नहीं किया जा सकता है। अर्थात पूरे देश के लिए आय का निर्धारण करने का काम होता है वो डाइट के अंदर किया जाता है। तो इस प्रकार से न्यायिक क्षेत्र में, प्रशासन क्षेत्र में, विधि क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में भी जापान का अधिकार शक्ति दिया जाता है और संविधान में संशोधन करने की बात की जाती है। अंतिम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात की जाती है अगर जापान के संविधान में सरकार को अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है तो इसका भी संशोधन के लिए पार्लियामेंट को डायरेक्ट पास होती है। कहना यह है कि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रोसेस ये होता है कि प्रतिनिधि सभा के किसी भी सदन के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से आधार किसी भी संसद सभ्य प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है और उसके पश्चात दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तब पश्चात उसे अनुमोदनार्थ विचारार्थ उसे जनमत संग्रह के लिए जनता में भेजा जाता है। अगर मतदान करने वाले मतदाताओं का बहुमत के आधार पर करके संशोधन को स्वीकार कर लेता है तो इस स्थिति सम्राट के दौरान संविधान में संशोधन की घोषणा कर दी जाती है। तो कहने में क्या था कि संविधान में संशोधन करने की पावर होती है, जो अधिकार होता है वो डायरेक्ट का संगीत बन जाता है। डायरेक्ट के द्वारा पहले से चलाने पर समाप्त हो जाता है, उनके सभी कानून बन जा सकते हैं और संविधान में समय के साथ करके संशोधन की आवश्यकता महसूस जाती है, परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस जाती है। तो इस सब प्रकार के जो काम किए जाते हैं वे जापान डायरेक्ट में किए जाते हैं। आज हम